बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? अजितेश, पार्थ, शुभ, सार्थक, बढ़िया। यशवर्धन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। राधे राधे। अंकिता, आदित्य, बढ़िया। गुड आफ्टरनून। बढ़िया बढ़िया। चलो, तो डीपी मैं बढ़िया हूँ, दवाई ले लिए है ना? तुमने याद दिला दिया ना मेरे को, इसलिए। चलो साहब, तो आज क्या कह रहा है? तू इधर उधर की बात जरूर करता होगा फिर। बोला था तू, जब यांशी की आवाज समझ में नहीं आई मेरे को, पतली आवाज उसकी। कैसी बात करता है, अपने जैसा समझ रखा सबको। तेरे से पूछा तो फिर? बच्चे बच्चे नहीं है, सब बड़े हो गए, 11 से 12th क्लास में आ गए। बच्चे ही हैं? नहीं, मेरे सामने तो बच्चे हो, लेकिन वैसे बच्चे थोड़ी हो। हाँ, यस सर। एक मिनट रुको। कौन सा रिएक्शन कर लिया था अपन ने? रिवर्सल रिएक्शन कर लिया था हमने। रिवर्सल रिएक्शन कर लिया था, चलो अच्छी बात है। उसके क्वेश्चन दे दिए थे क्या? ओके, डीपीपी हो गई। चलो, तो ये लो आज का सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन काइनेटिक्स। सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन काइनेटिक्स। नहीं भाई, नोट नहीं करना, आज पढ़ा रहे हैं वो बता रहा हूं। सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए, जब ए बी में कन्वर्ट हो और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, और बी सी में कन्वर्ट हो, इसका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेट कांस्टेंट K2 है। इस तरह की रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स के फाइनल रिजल्ट ये ध्यान रखना है। पहले सुन तो ले, लिखते लिखते राइटर हो जाएगा। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी टाइम पर, और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। ठीक है, और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, और ये वो टाइम है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम होगा, और ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जब आपके पास में बी जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब आप नोट कर लो, फिर मैं वन बाय वन इसको डिराइव करवाता हूं।
सब बताएगा, ठीक है, पहले लिख ले बेटा, सब बताएंगे। ओके, तो जो आपको वैल्यू दे रखी है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ये पता है। जहां K1 रेट कांस्टेंट है, ए नॉट का मतलब क्या बेटा, कोई नहीं बोल सकता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नहीं नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑफ ए, K1 फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, टी फॉर टाइम, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ना आप भी लिखते जाओ। बाकी K1 K2 का मतलब आपको पता है, टी का मतलब पता ही है, ये C, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा था भाई, स्पर्श, जिसका टाइम नहीं, जिसका आंसर तेरा गलत आ रहा था, डीपीपी 3 का 11 भाई, ऑनलाइन में सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिए सारी डीपीपी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो कल अपन डिस्कशन करेंगे सारे जितने भी इस वीक में होमवर्क दिया है, ध्यान रखना, और डिस्कशन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो थियोरी आगे बढ़ा देंगे। तो परसों कर लीजिए, परसों मतलब सैटरडे, सैटरडे को ही तो डिस्कशन होता है बेटा, क्या कह रहा है, मैंने कब बोला फ्राइडे के लिए पढ़ेंगे, हाँ आप सबको भी, ठीक है, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूंगा, कोई यार नहीं, जिसका आ गया सही है वो भी डिस्कशन करेंगे ना, ये बच्चे कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, डिस्कशन है अपन क्लास के टाइम में। चलिए टी मैक्स, टी मतलब टाइम, और कौन सा टाइम, ये वो टाइम है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम हो, टाइम एट विच concentration of B is maximum, ये एलन लिखा है ना, हाँ बाकी तो सब जानते ही हो, ये क्या है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ बी। अंगद देख ले, अच्छा, और हाँ क्यों, इससे चलो, आनंद लिख लिया सबने बेटा, धनंजय वो गेट बंद कर दे, ए कन्वर्ट इनटू बी, बी कन्वर्ट इनटू सी, अब इस पे काइनेटिक्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं, ए से बी रेट कांस्टेंट K1, बी से सी रेट कांस्टेंट K2, अब बच्चों माइनस डीए बाई डी टी की वैल्यू बताओ क्या होगी, K1A, और बी के लिए बताओ, बी जो दे रखा है आपके पास में, बी क्या है यहां पर इंटरमीडिएट, तो बी का यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट
नेट बचेगा तो ए से तो बी बनेगा, तब उसकी रेट, लेकिन बी यहां डिसअपियर हो रहा है, तो बी का फॉर्मेशन चाहिए, तो -R2, R1 इक्वल टू K1A एंड R2 इक्वल टू K2B। हाँ, इक्वेशन 2। अच्छा, डीसी बाई dt, वो सी का फॉर्मेशन देख रहे हैं ना अपन, तो सी तो केवल बी से बन रहा है, K2 इंटू बी। लिख लो भाई तीनों इक्वेशन। बी के रेस्पेक्ट में पैरेलल है? नहीं, बी तो इंटरमीडिएट है, दोनों में यूज होगा तभी बी कभी रिएक्शन में बचेगा ही नहीं, और बी के रेस्पेक्ट में पैरेलल, देख देख देख, बी के रेस्पेक्ट में पैरेलल तब होगा ना बी जब सी में कन्वर्ट हो, बी जब ए में कन्वर्ट हो। ध्यान से देखिए, क्या ये बी ए में कन्वर्ट हो रहा है? तो फिर कैसे कह दूंगा मैं यार, ये अग्निवा, ध्यान से देख ले, है ना बेटा। हाँ, ओके, ये आपने डन 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 कर लिया, यानी आपने क्या लिख लिए, रेट इक्वेशंस। ठीक है, रेट बोला मैंने, तो कुछ भी हो सकता है आगे, रेट इक्वेशन। जो ज्यादा समझदार है वो टेंशन में रहेगा, है ना। तो अब आपके पास आता है, हाँ वो भी हंस रहा है यस सर। हाँ वर्णित, अब ये बता, इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको, हाँ, डिफरेंशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। हाँ अग्निवा, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। हाँ, और दीप्ति इसको क्या बोलते हैं? कोई नहीं, हो गया मैंने सर, हो गया। हाँ हो गया, चलो। अब आपके पास में यहां पर जो बी है, बी को बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, बी को क्या बोलेंगे यहां पर, इंटरमीडिएट। अब कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, किसकी, सभी की, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ, सबसे पहले ए के बारे में, है ना। तो ये ए का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशियल फॉर्म है ना वर्णित। तो इंटीग्रेशन से क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बता क्या आएगा। अरे तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चाहिए ना, तो ये लिखूंगा ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1T। ठीक है, चलो, तुमने वो वाला इक्वेशन याद कर रखा होगा, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T वाला, है ना, तो उसको रीअरेंज करके ये वाला भी याद रखो। ठीक है, दोनों कर रखे, संभाल के रखना। ठीक है, चलो, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के लिए dV बाई dt इज इक्वल टू K1A प्लस K2B है, हद होती है इंसानियत की, हाँ, माइनस K2B। ठीक है, एट टाइम T। अब क्या करो, इस बाबले K2B को इधर ले आओ, हाँ, dV बाई dt प्लस K2B इज इक्वल टू K1A। ऐसा क्यों किया, B वाले एक तरफ, A वाले एक तरफ, सेपरेट कर दिया। ठीक है, और क्या करें, है नो सर, A की वैल्यू रख दो, A इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1T। ठीक है, और एक चीज क्या करो कि इस पूरी इक्वेशन को e टू द पावर K2T से मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर K2T से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, e टू द पावर K2T dV बाई dt
प्लस K2 e to the power K2t concentration of B, K1 A naught e to the power minus K1t into e to the power K2t। ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है? ऐसा करने से ये फायदा हो रहा है, देखो, d over dt of concentration of B e to the power K2t, इसको पढ़ो, इसका डिफरेंशिएशन करना में, ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ बी चेंज होता है और ये तो चेंज होगा ही एक्सपोनेंशियल में। इतनी लिखे मत, पहले समझ ले। हाँ ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी टी और सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज लिख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m e टू द पावर mx, तो इसलिए k2 e टू द पावर k2t। हाँ भाई, सक्षम, अजितेश, पार्थ, अग्निवा, अभिषेक, क्लियर है बेटा? Yes, sir. दिस इज इक्वल टू k1 a नॉट e टू द पावर माइनस, माइनस की जगह k2 माइनस k1t, ठीक है। और अब आप dt को उधर ले जाओ, टाइम फैक्टर उधर चला जाएगा। हाँ, d इंटीग्रेशन ऑफ b e टू द पावर k2t इज इक्वल टू k1 a नॉट e टू द पावर k2 माइनस k1t dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो t इक्वल टू 0 से t टाइम तक, और यहां b इक्वल टू 0 से b तक, और कुछ तो नहीं है ना उधर, नहीं, ठीक है, लिखना मत अभी, है ना, समझ लो, सब कुछ सही हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये फंक्शन है टाइम का, उसके डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, तो b e टू द पावर k2t, लिमिट पुट करोगे यही वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू, टाइम की लिमिट पुट करोगे तो t से 0 तक, ठीक है, यही वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर k2 माइनस k1t का इंटीग्रेशन डिवाइड हो गया, और e टू द पावर k2 माइनस k1 इंटू टी, लिमिट पुट कर दो 0 से t, दिस इज इक्वल टू k1 a नॉट अपॉन, हर्षल क्या कह रहा है, नहीं है ना, तो लिमिट पुट कर दें e टू द पावर k2 माइनस k1t माइनस 1, तू अग्निवा तेज बोलता, तू इधर से इधर आ जा, तू हिल जाएगा, ये तेरी बिल्कुल इधर आ जा भले। हाँ, घबरा गया अग्निवा, तेरी आवाज से घबरा गए यहाँ पर लोग, कॉपी वॉपी सब गिर गई, जलवा। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ई टू द पावर k2t। अब जो बालक परेशान था कि सर इसका क्या करना है, ई टू द पावर k2t, उसका भी ख्याल रखा जाएगा, यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड कर दो, on dividing e to the power k2t in both sides, then we get k1 a naught upon into e to the power minus k1t minus e to the power minus k2t, है ना, e to the power k2t का यहाँ डिवाइड, e to the power k2t का यहाँ डिवाइड, e to the power k2t तो कैंसिल हो गया, e to the power minus k1t रह गया, और 1 upon e to the power k2t e to the power minus k2t। सबको समझ में आ गया? ये कहाँ गए अपन, बॉम्बे में, बॉम्बे मतलब बी की कॉन्सेंट्रेशन आ गई और आगरा की कॉन्सेंट्रेशन हो रही, ठीक है। अब जाएंगे चेन्नई बाद में, पहले ये नोट कर लो।
जिसने सॉल्व कर लिया ना वो सारे फॉर्मूले अब तक के रिवाइज कर लो, नहीं तेरे से पूछूंगा। लास्ट फॉर्म मैंने जो डब्बे बनाता हूँ ना हर चीज के, वो याद रखने ही पड़ते हैं। धन्यवाद। हो गया। नेक्स्ट। दिव्यांशी नोट कर लिया ये वाला भी? अच्छा, बेटा बातचीत नहीं। हम्म कल भी तो ऐसे कुछ कंसंट्रेशन आई थी बी की। क्या क्या डिफरेंस है कल के और आज के फॉर्मूले में? कल जो था, कल जो था वो पैरेलल रिएक्शन थी, और आज कौन सी सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ थोड़ी कम भी होगी, इसलिए यहाँ ऐसे याद कर लो, यहाँ नेगेटिव है नीचे। यस सर। वहां क्या था? एडिशन K1 प्लस K2, है ना? बस बाकी फिर यहाँ पर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t, तो यहाँ इंडिविजुअल रख दो बस। ठीक है, चलो अब सी की कहानी नोट कर लिए सबने? ये सी, सी कैलकुलेशन ऑफ सी। कैलकुलेशन थोड़ी लिख रहे थे, पर कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे जब से। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। चलिए, तो डीवी बाई डीसी बाई डी क्या था? K1 K2 इंटू बी, और बी की वैल्यू रख दो, तो K1 K2 ए नॉट डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1 या K1 माइनस K2, K2 माइनस K1। तो फिर यहां पर e टू द पावर माइनस K1t माइनस e टू द पावर माइनस K2t, है ना? बस अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी सी इज इक्वल टू K1 K2 ए नॉट डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1 e टू द पावर माइनस K1t dt
माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी डी टी और इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 से t। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, 0 टाइम पर c की वैल्यू 0, t टाइम पर c, तो क्या रह जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c इज इक्वल टू K1 K2 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1 e टू द पावर माइनस K1t का इंटीग्रेशन माइनस K1 माइनस e टू द पावर माइनस K1t अपॉन K1 0 से t माइनस माइनस e टू द पावर माइनस K2t अपॉन K2 0 से t इज इक्वल टू K1 K2 A नॉट डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1। कितनी बार लिख दिया मैंने ये, 1 2 3 4 5 बार। वो ढूंढ रहा कैसे, मैंने वैसे काउंट किया था, तो 5वीं बार तो देखेगा ना सब। ठीक है, 5 बार देखने के बाद तो याद आ ही गया कि इधर क्या लिखा हुआ है ना। चलो अब लिमिट पुट करने से माइनस ई टू द पावर माइनस K1t, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1t और यहां क्या आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K2t। लेकिन ये माइनस साइन बाहर भी है, रहने दो माइनस, और यहाँ क्या है वो K1 K2 है नीचे, एलसीएम ले ले K1 K2, एलसीएम लेने से यहाँ K1 K2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी लिख लेता हूं, मेहनती है अपन। तो यहां आ जाएगा K2, यहां आ जाएगा K1 और इस तरह से आंसर आ जाएगा। और ये भाई साहब गए, अच्छे थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की वैल्यू क्या हो गई सर, K1 K2 गायब हो गया, K2 माइनस K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1, K2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1t माइनस K1 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K2t। आज वर्णित चुप कैसे थे, सही चला मामला, हाँ लिमिट में रहा कर, तो लिमिट लगाना भूल गया था इतने दिनों से, है ना। हाँ हाँ ठीक है। डन डन, ठीक है चलो, बन गया फॉर्मूला। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ टी मैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टी मैक्स, टी मैक्स मतलब हाँ यही सीखा,
टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। तो क्या निकालना है इसका मैक्सिमा? तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू 0। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी तो अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो जल्दी से, है ना। और ये मत कहना आंसर आ गया, डायरेक्ट लिख दो, डिराइव करो। हाँ कर लिया ना, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो अपने क्लास में पढ़ाने का तरीका यही रखता हूं मैं, है ना। पहले थ्योरी को अच्छे ढंग से कर दिया, बाकी होमवर्क में क्लास में क्वेश्चन भी करवाता हूं लेक्चर के अकॉर्डिंग। पहले थियोरिटिकल लेके चलते हैं अपन, ताकि आपको ये अप्रोच समझ में आ जाए कि किस तरह की कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। और बच्चों गलती टेस्ट पेपर में, एग्जाम में क्यों गलती होती है? क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता ही नहीं चल पाता कौन सी थ्योरी लगानी है। तो मैं अपने पढ़ाते समय इस बात को ध्यान रखता हूं कि आपको घर पर रोजाना होमवर्क इसीलिए देता हूं और मिक्स करके देता हूं क्वेश्चंस, ताकि आप उन क्वेश्चन में ढूंढो कि कौन सी थ्योरी लगानी है, ताकि एग्जाम वाले दिन तुम्हें प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। चलो, तो बी की वैल्यू क्या रखनी है? K1 ए नॉट, पलट के नहीं देखना अपन को, है ना, पलट के नहीं देखना। K1 ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 e टू द पावर माइनस K1t माइनस e टू द पावर माइनस K2t। इसको K1 A इक्वल टू K2 भी लिख करते हैं। कौन सी वाली पहली? हाँ, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, तो K1 A इक्वल टू K2 भी, तो B की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ नहीं, वो तो नेट रेट है। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर बी की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ में 0 होना चाहिए, तो एक ही रख दे फिर, वैल्यू क्या आ रही है देख के दे। हमें टाइम चाहिए ना कि बी चाहिए, उसमें बी आ जाता है। तो बी के लिए फिर को बी की वैल्यू पुट करना, फिर जो फाइनली आई थी तब वो कैंसिल होकर आएगी। हाँ, तो इतना टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो बी की वैल्यू निकाल रहा है पहले पहले। हाँ तो बहुत गंदी कैलकुलेशन है, इसलिए फाइनल फॉर्मूला आता है, गंदी कैलकुलेशन। मैथ्स आ गया, संभाल के रख ले। क्या रहा, यही आया आंसर जो अपने पढ़ा था? T इक्वल टू क्या रहा? 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln K2 अपॉन K1। अगर किसी का ln K1 अपॉन K2 आ रहा होगा ना, तो यहाँ K1 माइनस K2 करना पड़ेगा। दोनों एक जैसे आएंगे, K2 बाई K1 K2 माइनस K1। देखो डेराइव कर रहे हैं, सबका आ रहा है हर्षल, उसको मत दिखा, ये अपनी गलती खुद ढूंढेगा। हाँ वापस ही करना पड़ेगा, कोई किसी की गलती नहीं बताए। हाँ बहुत लंबे जाते तो ये क्या गरीब। हाँ क्या कह रहा बेटा? हाँ तो घर पे निकाल लेना हो बी की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। हाँ है, लंका लग जाएगी बेटा, क्वेश्चन करना सीख रहा है, इसे शब्द नहीं यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल सा है। कैलकुलेशन ऑफ बी मैक्स, क्या आ रहा आंसर? बी मैक्स की वैल्यू क्या आ रही थी? जो हमने शुरू में ही लिखा दी थी, A0 K2 बाई K1
ए नॉट K2 अपॉन K1 की पावर K2 अपॉन K1 माइनस K2, बस ये छोटा सा इक्वेशन। ये कहां से आया? इन इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? कौन सी वाली? बी की कौन सी इक्वेशन दी अपन ने? इस बार दी नहीं है, गजब हो गया। पांच क्या? पांच में? हाँ, कैलकुलेशन में गलती करेगा ना, बाकी तो कोई गलती होती नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, देन वी गेट क्या प्राप्त करते हैं हम? बी मैक्स का आंसर, नॉट आंसर। ठीक है, चलो बेटा। हाँ, ये होमवर्क में डालना ताकि गणतंत्र दिवस अच्छा मने। ओके, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, थैंक यू बोल रहा अभी। लो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। कौन सा दूसरा वाला? बी मैक्स वाला है? अच्छा, 30 सेकंड। ये लो साहब, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। तूने क्वेश्चन नहीं लिखा होगा। हाँ, क्या जरूरत है यार, फर्स्ट ऑर्डर का ही तो सिलेबस है। कोई नहीं, बाय द फॉल्ट मिनट मान लो। हाँ, 4 मिनट आएगा। फॉर्मूला याद है ना? टी मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K1 अपॉन K2 टू पावर है। हाँ, ln K1 अपॉन K2 1 अपॉन K1 माइनस K2। तो सब कुछ दे रखा है। ऑन सॉल्विंग देन वी गेट आंसर 4। तुम सबने सॉल्व कर ले, काहे टाइम वेस्ट करे। तो सबको समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है।
तो आइए, जब कभी कोई रेट लॉ दे रखा हो तो उससे मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं? रेट लॉ से मैकेनिज्म लिखने का तरीका, इसके लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, Yes, sir. RDX. not X, S, RDS मेथड। सेकेंड वन स्टेडी स्टेट Predictive approximation. मेथड। तो इसके लिए थ्योरी लिखो, whenever mechanism is given in the question, whenever mechanism is given in the question, then we can apply, when we can determine rate law and order of reaction by using following two method, by using following method, law and order of reaction by following methods। कौन कौन से? RDS मेथड एंड स्टेडी स्टेट मेथड। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड क्या है बेटा? जो भी आपके पास मैकेनिज्म दी होगी उसमें आपको अलग अलग स्टेप के के दे रखे होंगे। के की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम है उसकी स्पीड क्या होगी? सबसे कम होगी, वो स्लोएस्ट स्टेप होगा। और स्लोएस्ट स्टेप का जब रेट मेजरमेंट करेंगे तो वो परफेक्ट रेट दे पाएगा, है ना। इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम रेट लॉ लिखते हैं। लिखो, तो ऐसा क्यों होता है कि स्लो स्टेट में हमेशा परफेक्ट डेटा? मैंने क्या बोला भाई अग्निवा? ऐसा क्यों होता है कि नहीं नहीं, मैंने क्या बोला? नहीं, तूने तो बोला, मैंने अभी कुछ बोला ना बीच में? यस सर। मैंने कुछ बोला? नो सर। अरे बोला था, मैंने बोला था ना। ये सब बोल रहे हैं हाँ सर बोला, किसी को लेकिन पता ही नहीं चला होगा। तो पता है क्यों? क्योंकि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज थी। तो जब मेरे बोलने की स्पीड तेज थी तो आप मेरी स्पीड को कोप अप नहीं कर पाए। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम रेट लॉ डिटरमाइन करना है। रेट लॉ का मतलब है रेट डिटरमाइन कर रहे हैं, तो रेट की एग्जैक्ट वैल्यू कब पकड़ पाओगे आप? जब मेरे बोलने की स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी? स्लो होगी। इसीलिए तो आराम से बोलता हूं मैं। तुम क्या सोचते हो? तुम जैसे ही तुम रिवीजन प्रोग्राम में आओगे या किसी टीचर से मैं बात करता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्योंकि वो समझ जाता है, उसका लेवल फास्ट है। और तुम्हारा लेवल अभी शब्दों में अटका रहता है, ये क्या बोला, ये क्या बोला। ठीक है, समझ में आई बात? अग्निवा क्लियर होगी बात? ये तो नेचर के अकॉर्डिंग सिखा दिया, बाकी वो साइंस के अकॉर्डिंग भी लगा के सिखा सकता हूं। इतने से काम चल जाएगा क्या और बताऊं? थैंक यू। सिंपल सी बात है, जो स्टेप स्लो होगी ना उसका मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है, रेट का वैल्यू आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर कोई फास्ट, किसी की रेट बहुत फास्ट है तो उसकी रेट मेजरमेंट करने जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। मच्छर को पकड़ने में एरर आती है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में? इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं, पकड़ेगा कहां से? फिर भी फीलिंग से पता चला कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ने से प्रॉब्लम आएगी। अनसर्टेनिटी किसमें ज्यादा है?
जो हल्के हैं, छोटे नहीं, हल्के बोला कर। हाँ, हल्के और मतलब उनकी रैंडम मोशन है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्पीड जिसकी स्लो होगी आसानी से उनको अपन पकड़ सकते हैं। यहाँ पार्थ क्या कह रहा है? सर जो सबसे स्पेस लोगे फर्स्ट सेक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्टेप हो सकता है, वो तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो क्या लिखा अपन ने? हाँ, वो रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कौन पहले रिएक्ट हो रहा है उससे। हाँ, कुछ नहीं होगा। रेट डिटरमाइन स्टेप इन दिस मेथड, rate law is determined, rate law is determined with the help of slowest step in the proposed mechanism या given mechanism। इस लाइन का मतलब क्या है? हमें मैकेनिज्म बतानी नहीं है, वो क्वेश्चन वाला देगा। उस मैकेनिज्म में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी उसके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे रेट लॉ में जब कभी लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर रेट आता है, राइट हैंड साइड पर क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? स्टेबल। इंटरमीडिएट का अमाउंट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी, इसका रेट कांस्टेंट K, इसका स्टेप नंबर 1 मैं दे रहा हूं, A कन्वर्ट इंटू E, है ना? अच्छा, चलो स्टेप नंबर 2, E प्लस बी सी, इनके वैल्यू दे रखी है K1 एंड K2, और आपको क्या दे रखा है कि इसमें ये स्लो स्टेप और ये फास्ट है। ठीक है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। बस खत्म, यही इसका आंसर। आपका कई वैसा बी तो दे रखा है, इसका क्या किया? बी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। यस सर। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। इसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया बेटा? सबको समझ में आ गया? ओके, अगर आपके पास मान लीजिए A प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी प्लस डी, ये रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म दे रखी है। A स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट इंटू C एंड स्टेप नंबर 2 A प्लस बी कन्वर्ट इंटू C एंड C तो नहीं भाई, E एंड E कन्वर्ट इंटू C प्लस D। तो इसमें क्या होगा? अब आपके पास यहां ये दे रखा, मान लीजिए ऐसा दे रखा है। अब की बार रेट जब लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E। तो A के रेस्पेक्ट में और B के रेस्पेक्ट में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब कभी भी कोई ऐसा रेट लॉ आ जाए जिसमें इंटरमीडिएट सब्सटेंस आ जाए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, अब ऑर्डर निकालने के लिए कौन सा मेथड आएंगे? स्टेडी स्टेट मेथड। स्टेडी स्टेट मेथड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास यहां पर ये रिएक्टेंट है और ये इंटरमीडिएट है।
अभी मैंने डायरेक्ट आपको रेट लॉ पे ले आया। अभी आपके पास में मैं आपको पढ़ा रहा था ए कन्वर्ट इनटू बी, बी कन्वर्ट इनटू सी, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट। अभी मैं ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा बी की कॉन्सेंट्रेशन, बी क्या यहां पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलेगा। तो बी जहां इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलेगा, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम आई थी कहीं पर, वहां डीवी बाई डी टी क्या आ रहा था। इससे क्या शिक्षा मिलती है, डीवी बाई डी टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब एक कुछ पर्टिकुलर टाइम पर बी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी स्टेडी मतलब कांस्टेंट है। क्या बेटा, कांस्टेंट है। इसीलिए इसको अब यहां पर हमें स्टेडी स्टेट मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने देखो, यहां तक तो रेट डिटरमाइन स्टेप से कर लिया, लेकिन अधूरा रह गया रेट डिटरमाइन स्टेप। अब क्या चाहिए हमें, स्टेडी स्टेट मेथड। तो डीई बाई डी टी ये हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो इस पूरी मैकेनिज्म में डीई की वैल्यू क्या है, K1 A इंटू बी माइनस K2E। क्यों, क्योंकि इसमें तो ये बन रहा है, पहली स्टेप में तो ई बन रहा है, तो हमें बनने वाली रेट चाहिए, लेकिन दूसरे स्टेप में ई डिसअपियर हो रहा है, तो डिसअपियरेंस रेट का साइन फॉर्मेशन से रिवर्स हो जाएगा। हाँ, अब इसको 0 बना दो, स्टेडी स्टेट मतलब डी बाई डी टी इक्वल टू 0। सो K2E इक्वल टू K1 A इंटू बी। तो सरकार किस नतीजे पे पहुंची, रेट इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। क्या से क्या हो गया, जीरो करने का रीजन ये होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ समय ऐसा आएगा जहां पर बी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसको जानने के लिए अभी ग्राफ बताऊंगा। मैं इस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा था आज इसलिए, ताकि मैंने एक पहले लेक्चर में एप्लीकेशन बताया था काइनेटिक्स का, कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उनकी मैकेनिज्म डिराइव कर सकते हो काइनेटिक्स से लेबोरेटरी में। लेकिन यहां रिवर्स चलेंगे, क्या मैकेनिज्म दी जाएगी, हम ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, हाँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला पूछ लीजिए। फॉर्मूला पूछ रहे हैं, समय आने पर पूछूंगा। हाँ जी, तो क्या लिखना है, लिख ओजोन का, वो मैंने नेगेटिव ऑर्डर का बताया था। आज भी सिखाऊंगा, मैंने बोला चैप्टर के लास्ट में बताएंगे। अब कई बोले खत्म हो रहा है, इस टॉपिक को बीच में ले आया मैं समय की नजाकत को देखकर। सेकंड कौन सा, स्टेडी स्टेट मेथड। सबको समझ में आ गया स्टेडी स्टेट मेथड कब लगाना है, कैसे लगाना है, स्टेडी स्टेट मेथड। इसमें लिख लो, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट, in order to eliminate the amount of intermediate, we have to use the steady state method, because concentration of intermediate remains almost constant in this method, in this time interval। ब्रैकेट में लिख लेना, इन दिस टाइम इंटरवल। जिस टाइम इंटरवल आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस टाइम के लिए रेट लिख रहे हो ना, उस टाइम पर इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज
नहीं हो रहा। स्टेडी मतलब कांस्टेंट, स्टेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन। सो if the reaction A convert into I convert into P, A for reactant, P for I for intermediate, क्या आफ्टर रिएक्शन मिलते हैं? नहीं। ठीक है, तो di/dt की वैल्यू क्या कर दोगे? शून्य, 0। इसका एप्लीकेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसका एग्जांपल मैं पहले बता चुका हूं। तो क्या अकेले स्लोएस्ट स्टेप से काम चल जाएगा? नहीं, स्लोएस्ट स्टेप से तो रेट लिखेंगे, लेकिन अगर इंटरमीडिएट आ गया तो उसे एलिमिनेट करने के लिए स्टेडी स्टेट का यूज करेंगे। सर क्वेश्चन में मतलब हर वक्त बता देंगे कि स्लो कौन सा है। हाँ बताएगा, बताएगा, उसकी ड्यूटी है। जैसे ये इन ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 plus B2 converted to AB follows the mechanism as given below. A2 convert into A plus A, देखो लिखा है ब्रैकेट में फास्ट रिएक्शन, और A plus B2 convert into AB plus B स्लो रिएक्शन, and A plus B convert into AB फास्ट रिएक्शन। गिव द रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ भी दो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दो, दे दें। हाँ है, क्वेश्चन क्या है? वो तुम कुछ भी बना लो, मैं लिख देता हूँ K1 K-1। देखो नोटेशन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको चक्कर नहीं आए कभी कोई क्वेश्चन हो। K1 K-1 K2 एंड K3। तो आप क्या लिखोगे? रेट किससे लिखोगे? स्लोएस्ट स्टेप से K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B2। अब बोलो A क्या है? इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो dA/dt इज इक्वल, पहले निकाल तो ले, उसको जीरो करना रहा है। dA/dt निकालो। A कहां बन रहा है? यहां बन रहा है ना। कितना बन रहा है? क्या क्या रेट होगी इस A के बनने की? K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, मैं कहता हूं 2K2 2K1। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में A प्लस A लिखा है ना, तो 2A नहीं है क्या? तो A2 कन्वर्ट इंटू 2A हो गया। तो ये 2A के लिए नेट रेट क्या लिखोगे? 1 बाय प्लस 1/2 dA/dt। तो dA/dt चाहिए हमें, तो 2 इधर ले गए। बोलो हाँ या ना? अच्छा, साथ में A डिसअपियर भी हो रहा है, तो -1/2 dA/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K-1 A²। बोलना। यस सर। एलिमेंट्री तो होती है रिवर्सल रिएक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए A के रिस्पेक्ट में क्या लिखेगा? यस सर लिखेगा -dA/dt बैकवर्ड के लिए। K-1 A², फॉरवर्ड तो खत्म कर दिया हमने, ये बैकवर्ड के लिए। ठीक है, -2K-1 A²। और क्या रह गया? -K2 A इंटू B2। और क्या रह गया? -K3 AB। बहुत सारी चीजें आ गई इसमें तो। ठीक है बेटा, अब आपके पास इसे जीरो करने की कोशिश करोगे, कर लो जीरो के, तो क्या मिलेगा? यहां आपके पास A इंटू A² हो गया है, जल्दी से डिराइव करके लाओ। dA/dt A एलिमिनेट करना है ना।
और बी भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, That is the BB. बी भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसमें दो इंटरमीडिएट आ गए तो डीवी बाई डी टी निकालना पड़ेगा। Sir, डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, K2 A B2 माइनस K3 A B into B. इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कर सकते हैं अपन, बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए, यहाँ से K3 into A into B को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ वो K2 A इंटू B2 हो जाएगा और वो भी कैंसिल हो गया, बस केवल ये दोनों रह गए भाई साहब। कैंसिल कैसे? जल्दी बताओ क्या आ रहा है, -2 K2 A B2 होगा। कहां पर, नहीं मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, डीवी बाई डी टी इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब K3 A B, एक मिनट रुक जा, मैं तो यहाँ की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो डीवी बाई डी टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ बी है ही नहीं है ना इसमें, पहली वाली में तो बी केवल इसमें है, तो बी का फॉर्मेशन तो K2 A B2 है ना, और यहाँ बी डिसअपियर हो रहा है तो माइनस K3 AB। नहीं इसका थोड़ी, ये B2 थोड़ी, ये है ना, अपन को B2 की क्या जरूरत है, स्लो के लिए तो ये बन लिख तो दिया अपन ने। sir, हाँ sir, हम लोग पहला रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू ए का वैल्यू नहीं निकाल हाँ उससे भी निकाल सकते हो आप, उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं पूरा ही लिखवाऊंगा ना, पहले स्टेडी स्टेट लगवाना चाहता हूँ ना मैं, फास्ट रिएक्शन दे रखी है बस, मैं हर एक स्टेप में करवाना चाह रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन स्टेप बाय क्यों मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज फाइनल करूंगा, लेकिन क्या मेरे इस क्वेश्चन से सॉल्व हो पा रहा है डीवी बाई डी टी, नहीं हो पा रहा सर, क्योंकि दो जगह फिर से नहीं यहां पर K3 AB की जगह क्या आ जाएगा, K2 A B2, वो भी कैसा प्लस माइनस वाला, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अरे बोलो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं माइनस ही तो आएगा यार, माइनस कटेगा ही नहीं, बल्कि 2 टाइम्स ऑफ K2 A B2 आ रहा है, क्वाड्रेटिक बनेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक को बचाए रखने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं, बचने के लिए, बस क्वाड्रेटिक से कैलकुलेशन को कम करने के लिए, और वैसे भी आपके पास ये स्टेप बहुत फास्ट है, तो इसमें यहां फास्ट रिएक्शन और रिवर्सिबल है, इट मींस K-1 अपॉन सॉरी K+1 अपॉन K-1 इज इक्वल टू A² अपॉन A2, सेकेंड मेथड, जब आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो ना दो मेथड में, यहाँ बहुत टिपिकल टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा, तो क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये आपके पास K1 अपॉन K-1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, A² अपॉन A2, इट इंप्लाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K1 अपॉन K-1 A2 टू द पावर 1/2, ठीक है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें, हैं सेम नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा फिर आपको, इसलिए तो ये वैसे भी तो आपने इसमें बहुत सारी चीज इग्नोर कर दी, आपने केवल ए को निकाला, ए ही तो चाहिए हमें, तो इससे निकाल लिया, ठीक है। तो रेट इक्वल टू K2 K1 अपॉन K-1 टू द पावर 1/2
A2 टू द पावर 1/2 एंड B2 क्या हो गया ऑर्डर? तो इससे क्या पता चलता है जब कभी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी हो तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैलकुलेशन कर लिया करो, ठीक है? सर तो इस मेथड को अपन हटा ही दें फिर, इससे अच्छा तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिखे रहते हैं, बोलो चलो तो फिर आ जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ चलो बेटा लिख लिया, थोड़ा बाकी है। सर क्या कह रहा है? लिख लिया? क्या कर रहा है तू? डिराइव कर रहा है सिर्फ दूसरे मेथड से? हाँ नहीं है, वो माइनस नहीं आ रही ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया इसका। कल लेना घर पे, है ना? 26 जनवरी का पूरा दिन है। वहां से उठा के यहाँ लाएगा तो जीरो होना ही है, इक्विलिब्रियम में ना, इक्विलिब्रियम पे तो जीरो होता ही है। लो भाई अगला क्वेश्चन, समझ में आया? आइए अगला, लो भाई जल्दी से मैकेनिज्म। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन CO and Cl2, CO plus Cl2 convert into COCl2, the experimentally determined rate equation is, ये दे रखा है हाँ? ये लो भाई, एक्सपेरिमेंटली ये है, बताओ ये क्यों आ रही है, ये बताया। इज द फॉलोइंग मैकेनिज्म कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन, प्रूव करने वाला है। एक तरह से बोर्ड का क्वेश्चन वो भी हो गया, और अगर मेंस में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? सेलेक्ट द करेक्ट, पावर में x to z सेलेक्ट द करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो 4 ऑप्शन दे देगा। पावर में वेरिएबल देके पूछेगा x plus y plus z by z। हाँ ऐसा भी हो जाएगा, इंटीजर टाइप का। हाँ पहले मैं वो लिख देता हूँ, K1 K2 K3 K4 K5 K6। अबे रिवर्सिबल है, डबल बॉन्ड, अबे प्लस है, दल लेदा आज में तो, मेरे को पता नहीं है यार कि तू कुछ भी कर सकता है। इसको सब पता था, ये तो हंसाना चाह रहा था सबको। कुछ नहीं, तेरे से नहीं पूछा, सॉल्व कर। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है? लास्ट वाली। कौन गिर गया? तो क्या करे यार, लास्ट वाली स्लो है तो K5 रुको, इसमें कुछ घपला है, मैकेनिज्म सारी रिवर्सिबल दे रखी है, हद होती है इंसानियत की। सर नोट कर लीजिए, सिंपल है, क्या कह रहा है? सर लिख लिया, नोट कर लीजिए। सॉल्व करना। सही है सर।
सॉल्व कर दो तो क्या दे रखे कांस्टेंट? हाँ प्रोपोर्शनलिटी से कर सकते हो। इसको ऐसा करो, भाई साहब ने ज्यादा ही एरो बना दिए, इसमें एरो ज्यादा बन गया भैया, ध्यान रखना। कोई हद नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा। मैं ये देख रहा था मैकेनिज्म ये होती नहीं है, उसने लिख कैसे दी, तो लिखने वाले तो कुछ भी लिख दे। रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट होती हैं, स्लो नहीं होती, इसीलिए तो देखते मैंने क्या स्लो और फिर एरो और ऐसा बना दिया। रेट इक्वल टू अब क्या हो जाएगा इसको अगर K5 लिख देता हूं, K5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl एंड Cl2, इक्वेशन नंबर 1। इसमें स्टेबल सब्सटेंस Cl2 है, COCl चाहिए, तो COCl के लिए K3/K4, आगे सर हाँ आंसर इसको COCl अपॉन Cl इंटू CO, तो COCl की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए अपन को, ये चाहिए Cl के लिए K1/K2, K1/K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cl2। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl वैल्यू क्या होगी बेटा, K1/K2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर 1/2। 2 और 3 से Cl को सेकंड में रख दो, ठीक है, सेकंड में यहां रख दो और COCl की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू K5 K1/K2 टू द पावर 1/2 K3 की K4, ये जंजाल है K का। तो फिर क्या था Cl टू द पावर 1/2, Cl टू द पावर 1/2 जो आया उसमें Cl2 एक बार और है 3/2 हो जाएगा और CO से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, CO ये तो कौन सा आ गया, कैटलिस्ट क्यों आ रहा भैया, CO, ये लो भैया आ गया आंसर। तो ये रेट कांस्टेंट को K लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO और Cl टू द पावर 3/2। मैं होमवर्क देना चाह रहा था, हाँ कंसिस्टेंट, क्या कह रहा भाई, क्लियर है, कुछ कह रहा नहीं, चलो तो सबको लिखना आ गया। यस सर एक और मैंने मैकेनिज्म दी थी ना आपको, क्वेश्चन बहुत पहले लिखाई थी, डिप्लेशन ऑफ ओजोन 2 टाइम ऑफ O3 कन्वर्ट इनटू 3O2, ये रिएक्शन है, इसकी वो दे रखी थी मैकेनिज्म, किसी को याद है, मेरे को तो याद है। स्टेप नंबर 1 है O3 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस O, जिसका K1 और K2 वैल्यू दे रखा और ये फास्ट स्टेप है, ऐसा लिखा भी था। स्टेप नंबर 2 में O3 प्लस O कन्वर्ट इनटू 2O2, फिर इससे वो करेंगे, ये स्लो स्टेप है,
K3, तो क्या हो जाएगा इसका? रेट लॉ एंड ऑर्डर, ये डिटरमाइन करना। याद आ गया वो लेक्चर वाला? ठीक है, समझ में आ गया? दिव्यांशी, दीप्ति, हाँ, सो नहीं जाए। अंकिता क्लियर है? श्रेष्ठा, शुभ, हाँ क्लियर। जल्दी से अपनी कॉपी में बना लो रेट लॉ, मैं अपनी कॉपी में बना रहा हूं। आ गया? मेरा भी आ गया। अजय क्या कह रहा है? concentration of O3 square and concentration of O2 to the power -1। तो ये टॉपिक क्लियर? तो आज हमने क्या अभी तक क्या पढ़ लिया? सीक्वेंशियल पढ़ लिया, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा है? रेट लॉ, रेट लॉ एंड मैकेनिज्म। रेट लॉ एंड मैकेनिज्म, ये टॉपिक क्लियर हो गया सबको? अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? आर्हेनियस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पर किस तरह से होता है? ये आ गया। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट, रिएक्शन रेट। केवल टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां पर कोई चेंज नहीं किया, प्रेशर कोई चेंज नहीं किया, तो टेम्परेचर चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूल जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली पास आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो इफेक्टिव बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ेंगे। इफेक्टिव बॉन्ड मतलब प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जनरली ये देखा गया है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। इसके लिए हम भाई बता कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज करोगे भाई कॉन्सेंट्रेशन? एज टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। मैंने फैक्टर्स बताए थे बेटा, उस दिन भी यही बताया था। हम कंटेनर के वॉल्यूम को तो चेंज ही नहीं कर रहे भाई, और हम अमाउंट को चेंज ही नहीं कर रहे। यही तो बोला मैंने कि केवल टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम। जब स्टडी कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, तो क्या उसके अलावा कोई और चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, केवल कंटेनर है, कंटेनर रिजिड कंटेनर है, इसके अलावा वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स उसके फिक्स हैं, कंटेनर के अंदर जो गैस है उसके या सब्सटेंस के मोल फिक्स हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? कॉलिजन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। इसके लिए
टेम्परेचर का इफेक्ट जानने के लिए स्टडी किसने की थी? आर्हेनियस ने, आर्हेनियस ने। इसलिए उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम, आर्हेनियस ने क्या किया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, उसके लिए उन्होंने इंपेरिकल इक्वेशन दी। इंपेरिकल का मतलब समझते हो? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड इक्वेशन दी थी, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या थी? एक्सपेरिमेंट पर जो बेस रिजल्ट आ रहे थे उससे उन्होंने इक्वेशन बनाई, जिसे आगे चलकर मॉडिफाई किया गया। लेकिन हमें वही इक्वेशन ध्यान रखनी है जो इन्होंने बताई शुरुआत वाली, जो अभी भी यूज होती है। क्या है? K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। K फॉर वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट। कैपिटल ए को क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये बोलते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल से आगे वाला फैक्टर। हाँ हाँ सही, हंसने वाली बात नहीं। हाँ अब देखो मतलब बताएंगे, पहले इसके इक्वेशन का टर्म तो सीख ले पहले। तुझे अभी पंडित से पढ़ते समय देखो, पहले मैं क्या सिखाता हूं, क्या इक्वेशन है, उसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या है बता तो रहा हूं भाई। यही तो चीज मैं उसको बोल रहा हूं, तू बेटा आर का मतलब अभी बता रहा हूं ना बेटा, टी का मतलब अभी समझाने वाला हूं ना। इसका जो दूसरा फॉर्म है ना वो ये भी सिखाऊंगा। हद हो गई यार तुम यार, कभी कभी हवा में उड़ जाते हो। दिमाग को कंट्रोल रखो, ये क्या मतलब समझा रहे। के फॉर, हाँ ए फॉर, ठीक है चलो। अब आता है ई ए, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन। क्या नाम बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। याद है एलकेजी की क्लास में पहले ए पढ़ते थे आप? कभी ये नहीं पूछा होगा कि ए का मीनिंग क्या है, लेकिन याद कर लिया, ए फॉर एप्पल कटा हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी नई चीज आए ना तो सबसे पहले कोई टर्म क्या है वो सीखना, व्हाट, उसके बाद हाउ, वाई मत लगा देना, ये पागल हो जाओगे। हाउ कैसे अप्लाई करते हैं, और जब अप्लाई करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद तब समझ में आता है अबे यार ये इसलिए। वेयर तो लग ही जाएगा ना जब अप्लाई करेगा, जब 3 से ही काम चल जाता है ना बेटा। तो वाई आप पहले लगाना चाहोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा पढ़ाई में, हाउ पहले लगा लो तो काम हो जाएगा। अब जैसे ये के का मीनिंग मतलब शब्द का मीनिंग समझ में आ गया, ए का मतलब समझ में, मतलब नहीं बताया मैंने इसका नाम समझ में आ गया। ई ए मतलब ई फॉर, ए फॉर एक्टिवेशन। अभी थोड़ी देर पहले नैनांश कोई क्वेश्चन पूछ रहा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा, अभी कोई और तुम भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं क्या कर रहा हूं आपको समझा रहा हूं। क्या मैं पेपर में पार्टिसिपेट करूंगा? मैं हूं कैटलिस्ट, ये सराउंडिंग कैटलिस्ट है आपके लिए। सराउंडिंग कोई भी चीज जो तुम्हें क्या कर रही है, 1.5 घंटे तक मैं खड़ा हुआ हूं तो तुम्हें इससे मोटिवेशन मिलता है, या फिर डांट दिया किसी को, क्यों अजय, उससे भी मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन मिलने के बाद में कोई समझदार इंसान होगा ना, वो कहेगा यार कुछ गलती की थी तभी मेरे को सर ने डांटा, नहीं तो डांट ही नहीं सकते सर। मैंने डांटा किसी को? हाँ, लेकिन कहता तो रहता हूं ना। ये कहने से आपके मन में क्या आता है? एनर्जी आती है। एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इंसान नेगेटिव होता है, और उस एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती ना, तो फिर ये एनर्जी से क्या होता है, इंसान अगर पॉजिटिव है तो एक्टिवेट हो जाता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी।
तो सर इतनी घुमा फिरा के क्यों बताया? ताकि फील आ जाए। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? देखो तो अभी क्या है, जब जैसे हम IIT JEE की बात करें, जब शुरुआत में आप पढ़ने आते हो, पहला टेस्ट पेपर होता है, तो 10th की बाद में पहला ही टेस्ट पेपर होता है, 11th में आपके मार्क्स सुपर आ जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। कईयों का क्या होता है, कम हो जाता है। और दूसरा टेस्ट पेपर देते हो, फिर तीसरा देते हो, चौथा देते हो, AIR में आते हो, आपकी जो स्थिति है परिवर्तित होती है कि नहीं? वो जैसे जैसे आप पास आ रहे हो यहाँ IIT, और जैसे जैसे आप यहाँ आ रहे हो, तो हर टेस्ट से पास होते हो जा रहे हो, सिलेबस बढ़ता जा रहा है, तो आपके मार्क्स DX चेंज हो रहे हैं, DX, और रैंक भी DX चेंज हो रही है। तो अंदर ही अंदर क्या होगा, यार पहले से ज्यादा पढ़ रहा हूं लेकिन चेंज नहीं आ रहा है ना। तो इस समय क्या करते हो आप? कभी टीचर से बात करते हो, कभी बुक से बात करते हो, कभी कुछ करते हो, तो टीचर तुम्हें क्या बताते हैं? मोटिवेट करते, बेटा ये तो हर किसी के साथ में होता है, यू कैन डू इट, तुम तो महान हो। मैं नहीं कहता, ठीक है, समझ में आ गई? तो ये सब चीज क्या है? एक्टिवेशन। ये आपको क्या दिया जा रहा है? मोटिवेशन, एक्टिवेशन। तो इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो सर रिएक्शन में क्यों जरूरत है, ये सब समझाएंगे ना अपन, क्योंकि अगला टॉपिक आ रहा है RNA के बाद कॉलिजन थ्योरी, वहां पर इसके बहुत सारे फैक्ट समझ में आने लग जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बता रहा था। एक्टिवेशन एनर्जी की कुछ बात समझ में आई बच्चों? अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो IIT की JEE की बात तो तुम्हें समझ में आई, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू ये मॉलिक्यूल इधर से चला, ये मॉलिक्यूल इधर से चला, दोनों मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट बनाने के लिए पास आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में रिपल्सन फील करेंगे कि नहीं? तो वो और पास आएंगे या दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। तो दूर जाएंगे तो प्रोडक्ट कैसे बन गया? प्रोडक्ट बनते हैं फिर भी, लेकिन कम बनते हैं। अगर उन मॉलिक्यूल के पास में सफिशिएंट एनर्जी है तो वो आपस में पास पास आ जाएंगे। जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है वो क्या दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इसलिए K का मतलब क्या होता है? रेट। ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होता है कि नहीं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो होता है, लेकिन साथ में इसकी जो वैल्यू का मतलब है कन्वर्टेड मॉलिक्यूल। ये कन्वर्टेड मॉलिक्यूल है और ये टोटल मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे। तो कन्वर्टेड मॉलिक्यूल और टोटल मॉलिक्यूल बराबर तब होंगे जब 100% एफिशिएंसी होगी, ठीक है बेटा। लेकिन यहां E दे रखा है, E मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? 2.71, और 2.71 की पावर नेगेटिव है, ये वैल्यू फ्रैक्शन होगी। अगर रियल वैल्यू है तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, T फॉर कैपिटल T है, T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। अब ये इक्वेशन कैसे आई, क्या आई? इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं होता, क्यों? क्योंकि एम्पेरिकल इक्वेशन, ठीक है। तो K, अब इसका जब लॉगरिथमिक फॉर्म लेंगे, लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा? ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे लॉग बेस में, क्या होगा? ये लॉग के फॉर्म में ठीक है बेटा। ये इक्वेशन, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर? जब मॉलिक्यूल पास आते हैं ना, तो रिपल्सन के कारण से कुछ मॉलिक्यूल दूर चले गए, तो उन मॉलिक्यूल को भी कोलाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी। R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखोगे? क्यों? क्यों? कोई जरूरी कैलोरी में दे तो? इसलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन द
यूनिट ऑफ ईए, ईए अगर कैलोरी में है तो 2 लिख देना, ईए जूल में है तो 8.314, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्या कह रहे हो बेटा? आर हर चैप्टर में इसलिए आ रहा है, हर चैप्टर में कहां आ रहा है? हर चैप्टर में आना, क्योंकि आर इसलिए लेके चलते हैं यहाँ पर हर चैप्टर में, क्योंकि हर जगह अपन रिएक्शन के बारे में सोच रहे तो वहां गैसेस सब्सटेंस ले रहे हैं, और गैस के लिए क्या होती है? मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए गैस कांस्टेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। है नहीं गैस के लिए नहीं, बता रहे हैं अगर तुम टेम्परेचर दोगे किसी सॉलिड को तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि सॉलिड सब्सटेंस हो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पे गैस कांस्टेंट की जरूरत होगी कि नहीं होगी बेटा? लिक्विड है तो वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी, तो बच्चों अब ये इक्वेशन समझ में आ गई। अलग अलग टेम्परेचर के लिए जब इस इक्वेशन को लगाएंगे, एज्यूमिंग, क्या एजम्पशन यूज कर रहे हैं? एज्यूमिंग EA and A are temperature independent, temperature independent। अगर EA and A टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम T1 से T2, जो टेम्परेचर रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? अलग अलग टेम्परेचर के लिए आएगी। एक इक्वेशन हो जाएगी log K1 इज इक्वल टू log बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1, और दूसरी इक्वेशन log K2 इज इक्वल टू log बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2। क्लियर है बेटा? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, देन वी गेट, क्या मिल रहा है? log K2 माइनस log K1, तो log प्रॉपर्टी भी साथ में लगा दिया, और ये दोनों कांस्टेंट है, EA अपॉन 2.303 R कॉमन, देन वी गेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इक्वेशन समझ में आ गई? जो पहली इक्वेशन थी आरएनएस की, ये इक्वेशन, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन इसका कुछ मॉडिफाई फॉर्म चैप्टर के लास्ट में, अगले लेक्चर में भी, और चैप्टर के लास्ट में आपको बता दूंगा मैं इसकी फिजिकल फॉर्म का मीनिंग, और बताऊंगा मैं इसको ए का और क्या मीनिंग होता है। जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी नया टॉपिक आता है तो सबसे पहले मैं क्या सिखाता हूं आपको? टर्मिनोलॉजी, ये सिखाता हूं, फिर उसको कैसे उसका यूज कैसे करते हैं, और फिर इसके बाद में यूज करने के बाद में आपको पता चलने लग जाता है हाँ ये कहाँ यूज करना होता है, और वाई क्यों यूज किया, ये तो क्लियर हो ही गया, क्योंकि आरएनएस ने क्या बताया कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितनी चेंज हो जाएगी। कंफर्टेबल सभी? नोट कर लो। ओके बेटा, तो होमवर्क में डीपीपी कितनी हो गई? 3 ही आई है। अब प्रैक्टिस शीट आज में लाना भूल गया, देना। प्रैक्टिस शीट बहुत बहुत गंदी है, चिंता मत करो, हमारे पास है। हाँ जी, ये हो गया, बढ़िया गया, इसने टिक कर लिए, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। अरे इसमें है ना कुछ नेक्स्ट क्लास में आज जो पढ़ाया मैंने तुम्हें, क्या पढ़ाया था आज? क्या पढ़ाया था? सीक्वेंशियल रिएक्शन, और लास्ट क्लास में पैरेलल रिएक्शन, उसके ग्राफ के क्वेश्चन भी करवाने, मुझे याद दिला देना, वैसे याद रहेगा ना। तो वो ग्राफ के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मतलब वो प्रैक्टिस वाली क्लास में लूंगा सब, जो कुछ पिछला जो इस वीक में पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो देखो 1 से लेकर
105. 34 तक, 35, 30, 35, 36, 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चन करने हैं, है ना? ठीक है, टेम्परेचर वाले क्वेश्चन अभी मत करना। अभी मैं इसमें मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन और बताऊंगा। इसमें एडवांस टाइप की चीज जो आज मैंने पढ़ाई है उससे रिलेटेड एडवांस टाइप की चीज और बतानी मुझे। ये रहा गया क्वेश्चन 61, 62, 63, 66, हाँ 66, 74, 75, 75 रोक लेना, मत करना, नहीं करना। 77, 78, 79, 80, 80, है ना? और 81, 82, 84, 83, 85, 87, 88, 90, 94, 97, बाकी बाद में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा। होमवर्क का कल अच्छे ढंग से होमवर्क कर लेना, ठीक है बेटा? तो एडवांस टाइप ये जो मैं जितने भी प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन दिए ना वो लास्ट क्लास तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड है। सर आपने क्या बताया था कि जो और एक था इनिशियल मॉलिक्यूल ले भाई, अभी तक एक ही कहानी चल रही है। एलकेजी में ए का मतलब होता है इंग्लिश का पहला लेटर कैपिटल ए। यहाँ पर ए का मतलब था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अभी इतना ही ध्यान रखना, ठीक है? बाकी क्या होता है कैसे होता है उसको जानने के लिए देखते हैं अगला लेक्चर। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन तो